हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले आईडीटी के अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू नवंबर 2022। अगर आप मेरा ऑलरेडी कॉन्साइज बुक यूज कर रहे हो मई 2022 का, तो आप इसको उसके साथ मर्ज कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। नया बुक परचेज करने की कोई नीड नहीं है। एंड अगर नया वाला परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ कि 45 प्लस एग्जामिशन आए हैं हमारे सीए फाइनल आईडीटी में। ये मेरा फर्स्ट बैच था ऑफिशियली, और इसमें 45 प्लस एग्जामेशन काफी प्राउड की बात है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और काफी खुशी की भी बात है। बट जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम के पहले भी मैं आपके साथ था, एग्जाम में भी आपके साथ था, एग्जाम के बाद भी आपके साथ हूँ। तो बिल्कुल भी डरिएगा मत। जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है वो जरूर मेरे को मैसेज करें, मैं हूँ आपके साथ एंड मैं आपको प्रॉपरली गाइड एंड मेंटर करूंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आईडीटी का अमेंडमेंट रिलेटेड टू नवंबर 2022। कुछ ज्यादा अमेंडमेंट है क्या? नहीं, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, ज्यादातर प्रोसीजरली अमेंडमेंट है। बट जो मेन अमेंडमेंट आपका कवर होता है वो ऑफेंस एंड पेनल्टी में होता है। आरसीएम में 9(5) में थोड़े से अमेंडमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली आप चाहो तो जो चैप्टर चाहो वो देख सकते हो, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें सप्लाई अंडर जीएसटी। तो इसमें क्या अमेंडमेंट आया? इसमें अमेंडमेंट आया आपका शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 मतलब याद करो, अपने ऑलरेडी पढ़े थे कि एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये बताता है या तो गुड्स है या तो सर्विस है, क्या चीज की सप्लाई है, ये शेड्यूल 2 बताता है। तो शेड्यूल 2 में अलग अलग था, लाइक ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, जॉब वर्क से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट से रिलेटेड। तो इसमें से ये एक था अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन से रिलेटेड, कि जब भी वो कोई सप्लाई करते हैं गुड्स का अपने मेंबर्स को फॉर कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता था। तो अब अमेंडमेंट के तहत इसको ओमिट कर दिया गया है। अब आप भी काट देना अपने एंड से। एंड क्या एड ऑन हो गया? उसके बदले एड ऑन हुआ है सेक्शन 7(1)(a), जो कि क्या बोलता है, कोई भी एक्टिविटी जो कि कौन कर रहा है, कोई भी पर्सन कर रहा है, बट वो पर्सन कौन होना चाहिए? अदर देन इंडिविजुअल है वो पर्सन, एंड वो अपने मेंबर्स के लिए कर रहा है फॉर कैश या वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? उसको अपने बोलेंगे सप्लाई। उसको अपने ट्रीट करेंगे सप्लाई। मतलब बहुत साफ है, एकदम इजी है। मान लीजिए एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब ये एक सर्विस दे रहा है अपने ही मेंबर को। ठीक है, ये जो सर्विस है वो अपने ही मेंबर को दे रहा है। बदले में मेंबर क्या कर रहे हैं? बदले में मेंबर उसको कैश दे रहे हैं, डेफर्ड पेमेंट दे रहे हैं, या कंसिडरेशन, किसी भी प्रकार का वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे रहा है। तो ये जो अपना ट्रांजैक्शन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को अपने ट्रीट करेंगे सप्लाई। ये सेक्शन यही बात बोलता है। ये सेक्शन लाने का क्यों पर्पस बना? क्योंकि क्या होता था ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या बोलते थे कि ये तो हम अपने आप को ही सर्विस दे रहे हैं ना। तो अपने आप को अगर सर्विस या गुड्स दे रहे हैं, तो फिर वो सप्लाई कैसे ट्रीट हो सकती है? एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को दे रहे हो तो कैसे ट्रीट हो सकता है? तो इसीलिए इस सेक्शन को इंसर्ट कर दिया गया, ताकि कभी भी आगे चल के फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई भी केस लॉस ना बने। तो आपको एक्स्ट्रा केस लॉ नहीं पढ़ना पड़ेगा। 7(1)(a) क्या बोलता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब भी अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विस या गुड्स देता है फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन या कैश या डेफर्ड पेमेंट के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन को अपने सप्लाई ट्रीट करेंगे। वेरी मच सिंपल। बट इसमें देखने वाली एक और क्लैरिफिकेशन आई है, वो ये आई है कि बोलते हैं कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर है और जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, दोनों सेपरेट एंटिटी है, दोनों सेपरेट है। ठीक है, दोनों एक नहीं है, मतलब एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ को नहीं दे रहे हो आप, दोनों अलग अलग हो। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। कहाँ बताई गई है? और जो यहाँ देख लेते हैं। Further, an explanation is also been inserted in section 171AA to clarify that the person, its member, shall be deemed to be two separate person, and the supply of activity or transaction inter as shall be deemed to take place from one person to another। मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसके मेंबर अब अलग ट्रीट किए जाएंगे, और वो आपस में जो भी सर्विसेज कर रहे हैं, सर्विस या गुड सप्लाई कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन या डेफर्ड पेमेंट, तो वो भी अब सप्लाई ट्रीट की जाएगी। वेरी मच सिंपल, कुछ भी कंफ्यूजिंग तो था नहीं इसमें, सिंपल सा था। अब आ जाओ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, हाई चांसेस एग्जाम में आने के लिए। बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से मेरे को याद आया, मई 2022 में जो अपना अमेंडमेंट आया था वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, वो जरूर कर लेना। वो भी इस बार आने के हाई चांसेस है, उसकी भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आईडीटी कंसाइज बुक आ चुकी है क्या? यस, आईडीटी कंसाइज बुक नवंबर 2022 के लिए आ चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या अमेंडमेंट आया? अमेंडमेंट आया 9(5) सीजीएसटी एक्ट
का 95 या IGST एक्ट का 55। तो उसमें क्या अमेंडमेंट आई है? अमेंडमेंट आई है कि पहले इसमें सिर्फ दो सर्विसेज हुआ करती थी, ठीक है। एक हुआ करती थी आपकी, बताओ कौन सा, ओला उबर, और एक क्या हुआ करती थी आपकी, अर्बन क्लैब एंड ओयो वाली सर्विस, ठीक है। तो ओला उबर में भी अमेंडमेंट हुआ है एंड एक और सर्विस ऐड हुई है, दैट इज रिलेटेड टू जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है। तो आ जाओ क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर कोई भी कर रहा है बाई कैब या मोटरसाइकिल, तो पहले इतना ही था, थ्रू इको। तो उसमें आरसीएम लगता था और इको लाइबल होता था उस पर जीएसटी पे करने के लिए। अब इसमें अमेंडमेंट हो गई, और अमेंडमेंट होकर इसमें जो वर्ड्स ऐड हो गए वो हो गए और एनी अदर मोटर व्हीकल। तो इससे क्या हुआ, देखो ओला उबर से तो आप बुक कर सकते थे ना जनरली बाइक या कैब, बट अब उसमें काफी सारे एड ऑन होने लगे, टोटो भी आप बुक कर सकते हो, पर टोटो फिर यहाँ कवर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कैब एंड मोटरसाइकिल को कवर किया गया है। और या तो फिर आप रेड बस से अपने बस की टिकट बुक करते हो तो वो कवर नहीं होगा, क्योंकि बस तो शायद कैब नहीं होती है, नहीं होती है, मोटरसाइकिल भी नहीं होती है, तो वो कवर नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला चल यार, बार बार हर एक चीज का ऐड करने से बेटर है अपने स्ट्रेट अवे लिख देते हैं और एनी अदर मोटर व्हीकल, यानी इन शॉर्ट जब भी आप ओला उबर रेड बस या किसी भी प्रकार की एग्रीगेटर सर्विस यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप अगर बुक करते हो, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम लाइबल होता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर जीएसटी पे करता है। हाँ जी, आरसीएम लाइबल होता है। देखो जैसे क्या होता है कि मान लो अगर आपने ओला से कैब बुक की है, तो जो कैब ड्राइवर होता है ना, वो सप्लायर होता है और आप होते हो रेसिपेंट, बट फिर भी इस पे जो टैक्स है वो पे करने की जिम्मेदारी इको पे है, यानी ओला पे है जिम्मेदारी ये वाली। देखो मैंने क्या बोला, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बट किसमें, कैब में, मोटरसाइकिल, पहले यही था। अब अमेंडमेंट क्या हुई इसमें, इसमें एड ऑन हो गया और एनी अदर मोटर व्हीकल। तो ये अमेंडमेंट एड ऑन होने से क्या हो गया, रेड बस वगैरह इसमें कवर हो गई। और इस पे कौन जीएसटी पे करता है, इस पे जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है, यानी वो रेड बस या ओला या ऊपर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर आते हैं सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल इन गेस्ट हाउस। इसमें कोई अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल है। एंड हाउस कीपिंग सर्विस, यानी यानी अगर ओयो की सर्विस या अर्बन क्लैब की सर्विस है प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो होटल है जो ओयो के थ्रू बुक कर रहा है, तो अगर वो होटल खुद ही रजिस्टर्ड है तब वो होटल ही उस पर टैक्स पे करेगा, जीएसटी, ठीक है। बट अगर वो होटल अनरजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो कौन पे करेगा उस पे, ओयो पे करेगा उस पे, ठीक है। ओयो उस पे करेगा अंडर आरसीएम। तो सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल इन गेस्ट हाउस या हाउसकीपिंग सर्विस, अगर सप्लायर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा वो सप्लायर, यानी वो होटल खुद ही उस पर टैक्स पे करेगा। पर अगर सप्लायर इज नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन तो आरसीएम लगेगा, ओयो या अर्बन क्लैब जो भी है वो उस पे जीएसटी पे करेंगे, वो लाइबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये किससे रिलेटेड है, ये स्विगी एंड जोमेटो से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस करते हो थ्रू थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो अब जो बोल रहा हूं वो वाले रेस्टोरेंट छोड़ के, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, जो अभी बोलने वाला हूं उनको छोड़ के जो बाकी रेस्टोरेंट है जब वो प्रोवाइड करेंगे तो आरसीएम लगेगा और स्विगी जोमेटो उस पर टैक्स पे करेंगे। तो मैंने क्या बोला, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर टैक्स पे करेगा, स्विगी और जोमेटो उस पर टैक्स पे करेंगे। बट सारे रेस्टोरेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है वो बताने जा रहा हूँ, उसको छोड़ के बाकी सब पे एप्लीकेबल है। तो ये किस रेस्टोरेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये उस रेस्टोरेंट पे एप्लीकेबल नहीं है जो लोकेटेड है एक ऐसे प्रेमाइसेस में जिसका होटल एकोमोडेशन चार्जेस जो कि डिक्लेयर्ड टैरिफ है वो मोर देन इक्वल टू 7,500 पर डे है, 7,500 पर डे है। यानी आप एक ऐसे रेस्टोरेंट हो जो आप एक ऐसे होटल में स्थित हो जिस होटल का रूम रेंट चार्जेस जो है वो 7,500 या उससे ज्यादा है, तो आप पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन दिस जितने भी रेस्टोरेंट है उन पे एप्लीकेबल है। एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली कि समझ लो ताज बंगाल है, ताज बंगाल में एक रेस्टोरेंट है जो अलग से ऑपरेट कर रहा है। तो ताज बंगाल का अगर रूम रेंट है जो 7,500 से ज्यादा है, तो ताज बंगाल में जो होटल रन कर रहा है जो रेस्टोरेंट रन कर रहा है, अगर उस रेस्टोरेंट से आप कुछ ऑर्डर करते हो स्विगी से, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर जो नॉर्मल प्रोविजन है वही एप्लीकेबल हो जाएगी। बट अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो अपने लोकल रेस्टोरेंट से जो कि आपके घर के आसपास में, अगर आप वहां से ऑर्डर करते हो, वो 7,500 से ऑब्वियसली कम होगा, रूम रेंट होंगे नहीं, हो सकता है कि वो होटल के अंदर ही ना, वो सेपरेटली एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो
स्विगी और जोमेटो उस पर टैक्स पे करेंगे। तो यानी अब आप कभी भी अगर ऑर्डर करने वाले हो ना, तो आप नोटिस करना इनवॉइस जो आपका आएगा ना वो स्विगी की तरफ से आएगा, जिसपे वो जीएसटी चार्ज करेंगे। हालांकि अभी प्रैक्टिकली ये नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे इसमें ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इससे रिलेटेड काफी सारे क्लैरिफिकेशन है, तो चलो वो देख लेते हैं। There would be no requirement of taking separate registration by eco for payment of tax on restaurant service under 9(5). ई कॉमर्स ऑपरेटर को अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई नीड नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हाँ, अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की कोई नीड नहीं है। द पर्सन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू इको शैल इंक्लूड सच सर्विस इन इज एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर में किसके ऐड ऑन होगा? ये एग्रीगेट टर्नओवर रेस्टोरेंट वाले में ऐड ऑन होगा, इको के नहीं, क्योंकि इको तो एज एन आरसीएम उस पर टैक्स पे कर रहा है। Supply of restaurant service made through eco shall not be considered as inward supply of eco, since eco are not recipient of the restaurant service supplied through them. Accordingly, since these are not input service to eco, not to be reported as inward supply in GSTR 3B। म्हणजे वेरी मच सिंपल। क्या बोलता हूं, जनरली क्या होता है पहले ये समझो। जनरली क्या होता है आरसीएम में, एक सप्लायर होता है, एक रेसिपेंट होता है, ठीक है। आरसीएम की सर्विस में कौन लायबल होता है पे करने के लिए? रेसिपेंट एज एन आरसीएम पेमेंट कर देता है। जब रेसिपेंट एज एन आरसीएम पेमेंट करता है तो सर्विस किसने दी? सप्लायर ने। तो एग्रीगेट टर्नओवर किस में ऐड ऑन होगा? ये सप्लायर के। ओके, और यहां पे इनवर्ड सप्लाई बनेगी रेसिपेंट के। क्यों? क्योंकि रेसिपेंट उसको ले रहा है, तो इनवर्ड सप्लाई बन रही है। और जब आरसीएम में पेमेंट कर देता है, तो जितना भी आरसीएम में पेमेंट किया है, तो उस इनवर्ड सप्लाई के लिए आईटीसी अवेलेबल हो जाता है रेसिपेंट को, प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सेटिस्फाई ऑफ आईटीसी। लेकिन अब क्या होता है, आरसीएम वाले 9(5) वाले केस में क्या होता है, सप्लायर होता है, वो रेसिपेंट को सर्विस देता है, बट पेमेंट तो ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है अंडर आरसीएम। तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर रेसिपेंट है क्या? है? नहीं है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर रेसिपेंट नहीं है, तो ये अपने इनवर्ड सप्लाई में इसको नहीं दिखा सकता है। एंड एग्रीगेट टर्नओवर तो ये ऑब्वियसली सप्लायर में ही ऐड ऑन होगा, क्योंकि सप्लायर तो सप्लाई कर रहा है ना, तो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड ऑन होगा। बट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को एज एन इनवर्ड सप्लाई नहीं दिखा सकता है। ओके, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इको शैल बी लाइबल टू पे इंटायर जीएसटी इन कैश। ये अपने ऑलरेडी पढ़े पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में कि आरसीएम का पेमेंट आपको कैश में ही करना पड़ता है, क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। Where restaurant provide restaurant service as well as other goods and services through an eco under the same order, एडवाइजेबल ये है कि इको जो है वो रेज करे सेपरेट बिल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है, तो उसके लिए वो सेपरेट बिल रेज करे, एंड अदर गुड्स के लिए सेपरेट बिल रेज हो। द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू इको अंडर 9(5) विल बी इशूड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसपे टैक्स पे करने वाला आरसीएम कहता है, तो उसका इनवॉइस ई कॉमर्स ऑपरेटर को इशू करना पड़ेगा। मतलब अगर स्विगी जोमेटो से आप ऑर्डर करते हो, तो स्विगी एंड जोमेटो आपको इनवॉइस इशू करेंगे। तो इसमें और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी सप्लाई नोटिफाइड नहीं हुई है 9(5) में, जो भी सप्लाई नोटिफाई नहीं हुई है 9(5) में, यानी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो उसके लिए वो सप्लायर ही लायबल रहेगा पे करने के लिए, उसमें तब जोमेटो स्विगी पे नहीं करेंगे। आओ एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो स्विगी है, ठीक है, एंड रेस्टोरेंट एंड अपने हैं, ठीक है। अपने ऑर्डर करते हैं स्विगी से, फिर स्विगी वाला रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट से पिक करता है और अपने को डिलीवर कर देता है, ठीक है। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है? इस ट्रांजैक्शन में होता ये है कि जो इनवॉइस है वो स्विगी इशू करेगा, ठीक है। आरसीएम के तहत पेमेंट स्विगी ही करेगा, ओके। बट एग्रीगेट टर्नओवर में ये ऐड होगा रेस्टोरेंट के। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जो स्विगी है वो रेस्टोरेंट को किस चीज की सर्विस दे रहा है? उसको लिस्ट करने की सर्विस दे रहा है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे दिखाने की सर्विस दे रहा है, और भी कई सारी सर्विसेज दे रहा है। तो स्विगी और रेस्टोरेंट के बीच में जो सर्विसेज होती हैं वो नॉर्मली ट्रीट होंगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी उसमें वो स्विगी ऑलरेडी टैक्स पे करेगा एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, एंड
स्विगी ने कुछ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लिए होंगे ये वाली सर्विस देने के लिए। तो ये वाली सर्विस देने के लिए जो भी उसने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लिए हैं उनकी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी। सिंपल। तो accordingly, it is clarified that ICO shall not be required to reverse the ITC on account of restaurant service on which it pays GST। तो इस पॉइंट में यही वाला लिखा हुआ है कि जितना भी अपने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज लिए हैं टू अवेल ऑन विच इको अवेल्स द आईटीसी, द इको चार्जेस कमीशन फीस फॉर सर्विस इट प्रोवाइड्स टू द रेस्टोरेंट। तो the ITC is utilized by ICO for payment of GST on service provided by ICO on its own account, say to restaurant service, like उसको लिस्टिंग के सर्विस देना, उसको टॉप प्रायोरिटी पे ऐप पे दिखाना, ये सब जो सर्विस उसको दे रहे हैं तो उसके लिए आईटीसी वो यूटिलाइज कर सकता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये थोड़ा ट्रिकी है और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। जो इको है वो इसको अपना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाएगा। जो इको है, जो स्विगी जोमेटो है, वो उसको अपना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाएगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा ये रेस्टोरेंट के। बट इसको आउटवर्ड सप्लाई को दिखाने का अधिकार है स्विगी को, जब भी वो फॉर्म GSTR 1 और 3B फाइल करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जो रेस्टोरेंट है वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा इस सप्लाई को एज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 एंड 3B। ये कैसा प्रोविजन है? जी हाँ, यही प्रोविजन है, बट इसको सिर्फ टाइम बिंग के लिए एप्लीकेबल किया गया। क्यों टाइम बिंग के लिए क्यों एप्लीकेबल किया गया? क्योंकि अभी इस पे एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं आई हुई है ना, तो इसीलिए इसको फॉर द टाइम बिंग एप्लीकेबल किया हुआ है। तो आओ इसको फटाफट समराइज कर देते हैं। अच्छा, इसको स्कैन करोगे तो स्ट्रेट अवे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और उसको जाके ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। तो इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग समराइज करेंगे तो एक रेस्टोरेंट है जो कि एक ऐसे प्रेमाइसिस में है जिस प्रेमाइसिस का रूम टैरिफ जो है वो 7,500 से कम है, तो उस पे ये 95 एप्लीकेबल होगा। वो जो है स्विगी के थ्रू अपने को सप्लाई दे रहा है, तो जो स्विगी है या जोमेटो है वो इस पे आरसीएम के तहत 95 में टैक्स पे करेगा। अब स्विगी जोमेटो इस पे जब टैक्स पे करेंगे तो इसमें होना क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। तो इसमें होगा ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा रेस्टोरेंट के। ओके। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो है वो दिखाएगा कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी स्विगी एंड जोमेटो इसको दिखाएंगे अपने एज एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। ये एग्रीगेट टर्नओवर में रेस्टोरेंट क्या आएगा, तो ये क्या बोल के आएगा, ये बोल के आएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई। सिंपल। अच्छा, इसका आरसीएम क्या ले पाएगा? क्या इसका इसका आईटीसी जो भी आरसीएम में पेमेंट हुआ है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ले पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर इसका रेसिपेंट नहीं है। इसके रेसिपेंट तो हम लोग हैं जो घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 95 क्या अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट नहीं, चलो पूरा सेक्शन ही एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि पूरे सेक्शन में काफी कुछ चेंजेस है। तो सबसे पहले अपने को क्या पता चला कि ओला उबर यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑफ कैब एंड मोटरसाइकिल ही पहले कवर था, अब इसमें अदर मोटर व्हीकल्स भी कवर हो गए, जिसकी वजह से रेड बस वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो गई है। तो इस पे कौन टैक्स पे करेगा? ओला उबर रेड बस, ये इस पे जीएसटी पे करेंगे आरसीएम के तहत 95 में। ना हम लोग पे करेंगे ना वो ड्राइवर पे करेगा। ठीक है। फिर अपने क्या बोले, अर्बन क्लैब एंड ओयो, इस वाले केस में क्या होता है, अगर जो होटल है वो खुद ही रजिस्टर्ड है तो होटल फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा। बट अगर होटल इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन तो इन दैट केस जो ओयो अर्बन क्लैब है ये उस पे जीएसटी पे करेंगे आरसीएम के तहत। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ये एक एड ऑन हुआ है। तो इसमें क्या एड ऑन हुआ है कि अगर आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो स्विगी एंड जोमेटो इस पे जीएसटी पे करेंगे आरसीएम के तहत 95 में। पर ये सारे रेस्टोरेंट को एप्लीकेबल नहीं है। किस रेस्टोरेंट को एप्लीकेबल नहीं है? उस रेस्टोरेंट को जो एक ऐसे प्रेमाइसेस में है जिसका होटल एकोमोडेशन टैरिफ चार्जेस जो है वो 7,500 से ज्यादा है, 7,500 या उससे ज्यादा है, तो उसको एप्लीकेबल नहीं है। अदर देन दिस ये हर रेस्टोरेंट को एप्लीकेबल है जो स्विगी एंड जोमेटो के थ्रू सप्लाई करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं। ई कॉमर्स को कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जो रेस्टोरेंट है वो अपने एग्रीगेट टर्नओवर में दिखाएगा। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है आरसीएम के तहत पेमेंट करने के बाद इसका इनपुट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो रेसिपेंट नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। इसको कैश में पे करना ये तो सबको पता है, ई कॉमर्स आरसीएम को हमेशा कैश में ही पे करते हैं।
सेपरेट बिल वो रेज करना चाहिए अगर आप रेस्टोरेंट और अदर गुड्स एक साथ सप्लाई कर रहे हो तो। इनवॉइस कौन इशू करेगा? स्विगी एंड जोमेटो अब इनवॉइस इशू करेंगे आपको। एंड इसमें एक और चीज दी हुई है, वो ये है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इसको अपना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाएगा, और जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इसको अपना एग्जेम्प्ट सप्लाई दिखाएगा जीएसटीआर 1 और 3B में। ये फॉर द टाइम बिंग दिया हुआ है। तो दैट्स इट। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में भी अमेंडमेंट है, अरे एकदम छोटू सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? कंडीशन थी ना कॉम्पोजिशन स्कीम में 10(1) में, आओ दिखाता हूँ कौन सी। तो ये जो कंडीशंस थी ना 10(1) में, याद करो 5 नंबर में अपने क्या लिखे थे कि वो सर्विस में नहीं हो सकता बट लिटिल बिट सर्विस दे सकता है, दैट इज प्रोविजो टू 10(1) वाली सर्विस दे सकता है। याद करो बताया था सप्लायर ऑफ फूड रेस्टोरेंट सर्विस को तो स्पेसिफिकली 10(1) मिलता है। वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं कर सकता, इंटरस्टेट इनवर्ड तो कर ही सकता है, परचेज कर सकता है। वो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता है, वो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। और अमेंडमेंट यहां हुई है, वो किस चीज का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए? याद करो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पिता। पिता मतलब पान मसाला आइसक्रीम टोबैको एरिएटेड वाटर, पान मसाला आइसक्रीम टोबैको एरिएटेड वाटर, उसका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए था। डीलर हो सकता, ट्रेडर हो सकता था क्या? जी हाँ हो सकता था, तब उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाता। पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको नहीं मिलता था पिता का। पिता को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, उसका शॉर्ट फॉर्म मैं नहीं बना पाऊंगा, आप लोग खुद बना लेना। इसमें कुछ ऐड हुए हैं, क्या ऐड हुए हैं? आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स के, फ्लाई ऐश के जिसका एग्रीगेट 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट है, जिसमें फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स एंड फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थनिंग एंड रूफिंग टाइल्स। यानी जो पहले पीता था वो तो था ही, पान मसाला एरिएटेड वाटर आइसक्रीम टोबैको ये तो था ही, इसके साथ एड ऑन हो गया है फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश विद एन एग्रीगेट ऑफ 90% और मोर ऑफ फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थनिंग और रूफिंग टाइल्स। एक बार ही रीड कर लेना, एग्जाम में आएगा तो तुम अपने आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसा कुछ एकदम ये यूनिक है, तो यूनिक है तो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में हिट कर जाएगा कि अरे हाँ इसका तो नहीं मिलता है या इसका मिलता है। बट याद रखना कीवर्ड है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलता है, ट्रेडर एंड होल ये ट्रेडर एंड डीलर को मिलता है। याद रखना अगर तुम डील करते हो इन आइसक्रीम तो तुमको मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर तुम मैन्युफैक्चरर और आइसक्रीम के तो तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। इसी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, जो कि है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 कौन सा सेक्शन है यार? आओ दिखा देता हूं। सो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अपना था सेक्शन नंबर 22, जो कि बात करता है कौन कौन से पर्सन है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड, और आप रहते हो M20 में, तो आपके लिए लिमिट है 10 लाख की, यानी मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा। आप हो मेघा अरुण और टीपू सिक्किम गए, यानी मेघालय अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना पुडुचेरी उत्तराखंड सिक्किम, तो आपके लिए लिमिट 20 लाख। अमेंडमेंट यहाँ पे है, ध्यान देना। अगर आप हज एंड अदर स्टेट वाले हो, यानी हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर और बाकी सारे स्टेट, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सब कुछ, अगर आप वहां हो तो जनरली द लिमिट इज 20 lakhs। बट इफ यू आर सप्लाइंग इंट्रा स्टेट गुड्स एंड नॉट सर्विसेज एंड नॉट नोटिफाइड गुड्स, तो आपके लिए लिमिट थी 40 lakhs की, नोटिफिकेशन 10 2019 के तहत। इंट्रा स्टेट सप्लाई करो आप गुड्स का, सर्विसेज का नहीं, नोटिफाइड गुड्स का नहीं, तो आपके लिए लिमिट हो गई थी 40 lakhs की इंट्रा स्टेट गुड्स, नॉट सर्विसेज नॉट नोटिफाइड गुड्स। तो अमेंडमेंट इज इन दी नोटिफाइड गुड्स। तो पहले नोटिफाइड गुड्स में क्या हुआ करता था? पिता हुआ करता था, पान मसाला आइसक्रीम टोबैको एरिएटेड वाटर। इसमें भी एडिशनल हो गया, अब वही वाली चीज इसमें भी ऐड हो गया। तो अगर आप इसके लिए भी हो, अगर आप इसमें भी डील कर रहे हो तो इन दैट सिनेरियो आपको आपके लिए लिमिट 40 lakhs नहीं होगी, आपके लिए लिमिट 20 lakhs होगी। नोटिफिकेशन 10 2019 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या? आइसक्रीम और एडेबल आइस, पान मसाला टोबैको, मैन्युफैक्चर ऑफ एरिएटेड वाटर, ये पहले से था। ऐड क्या हुआ? ऐड हुआ है इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट 90% और मोर ऑफ फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स और फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थनिंग और रूफिंग टाइल। तो ये अमेंडमेंट के तहत ये भी ऐड ऑन हो गया। तो अगर आप इसमें डील करते हो तो इन दैट सिनेरियो आपके लिए लिमिट 40 lakhs नहीं है। In hand threshold limit of 40 lakhs for registration available to person exclusively engaged in intrastate supply of goods, ठीक है, not services, and will not be available to supplier
ऑफ, पिता तो पहले था ही, अब उसके साथ एड ऑन क्या हो गया, फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स एंड फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स। तो अगर आप इसके भी सप्लायर हो तो आपके लिए लिमिट 40 लाख नहीं है, आपके लिए कौन, आपको ये लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगी, आपके लिए यही लिमिट एप्लीकेबल होगी 20 लाख की। तो ये था अमेंडमेंट, छोटू सा अमेंडमेंट था। अब बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। इसमें बहुत छोटू सा अमेंडमेंट है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। देखो, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, आपको कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो उस सिनेरियो में आप अप्लाई करोगे एंड आपको रिवोक कर दिया जाएगा उस कैंसिलेशन को, मतलब हटा दिया जाएगा और आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन केस बाय रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सुओ मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने अगर कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन, तो टैक्सेबल पर्सन अप्लाई कर सकता है विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर तुम अप्लाई कर दो। However, before so applying person has to make the goods the default, जिसकी वजह से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस चीज को पहले रेक्टिफाई कर देना, उसके बाद 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देना, और प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो रिवोक कर देगा तुम्हारा कैंसिलेशन। सिंपल सी बात है, मतलब कैंसिलेशन तुम्हारा हटा दिया जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट ये हुई है बहुत छोटू सी, ये 30 डेज में एक छोटू सा अमेंडमेंट है, जो कि क्या बोलता है कि अब कमिश्नर को पावर दे दी गई है, जो कमिश्नर है या जॉइंट कमिश्नर है उसको पावर दे दी गई है कि ये 30 डेज का टाइम पीरियड वो चाहे तो एक्सटेंड कर सकता हो, और विद इन सच टाइम पीरियड एज एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 30। मतलब सिंपल है, सिंपल से बोलता है या तो 30 दिन के अंदर, और एक्सटेंडेड डेज, वो एक्सटेंडेड टाइम कौन बताएगा, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर या तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर, ये लोग बताएंगे, ठीक है। यानी एक्सटेंशन की पावर दे दी गई है कि ये 30 डेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, तुम 40 दिन में भी कर सकते हो अगर कमिश्नर चाहे, तो तुम 50 दिन में भी कर सकते हो अगर कमिश्नर चाहे तो बस ये छोटू सा अमेंडमेंट था। नेक्स्ट छोटू सा अमेंडमेंट इसी में है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अगर तुमको करना है ना, तो तुमको आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है तुम्हारे लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। और मान लो अगर तुम्हारे पास आधार नंबर नहीं है, तो एक काम करो, अपना इनरोलमेंट आईडी दे दो, वोटर आईडी कार्ड दे दो, बैंक पासबुक दे दो, एंड उसके बाद रिवोक हो जाएगा तुम्हारा कैंसिलेशन। जैसे ही तुम्हारा आधार नंबर आएगा, तुम आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना 30 डेज के अंदर। तो मैंने क्या बोला, न्यू इंसर्ट हुआ है रूल 10B, जो कि क्या बोलता है, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एंड रिफंड एप्लीकेशन। यानी अगर आप रिफंड एप्लीकेशन भी करते हो ना, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया। इफ आधार इज नॉट असाइंड टू सच पर्सन, अगर आपके पास आधार नहीं है तो इनरोलमेंट आईडी स्लिप आप दे दो अपने बैंक पासबुक के साथ, उसके साथ अपना फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, एंड जब आपका आधार आ जाएगा तब आप ऑथेंटिकेट करवा देना विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार नंबर। जिस दिन भी आपको आधार नंबर मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा देना। मैंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है सर, बहुत सिंपल है, सेक्शन 22 जो अपने लिए नोटिफिकेशन 10/2019 था, जो बोलता था 40 लाख की लिमिट है हज एंड अदर्स में, आप इंट्रा होने चाहिए, आप गुड्स नहीं, आप गुड्स होने चाहिए, आप सर्विस नहीं होने चाहिए, आप नोटिफाइड नहीं होने चाहिए। तो जो नोटिफाइड नहीं होने चाहिए उसमें अमेंडमेंट है, ऐड हुए, क्या ऐड हुआ है, फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश ब्लॉक्स, फ्लाई एश कंटेंट, ब्रिक्स फॉसिल मिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स। एंड इसके साथ पिता तो ऑलरेडी था ही, तो वो इंक्लूडेड है पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एरिएटेड वाटर। फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन मतलब क्या होता है कि अगर सुमो मोटो आपका कैंसिल कर देता है प्रॉपर ऑफिसर, तो आप 30 डेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो भी मिस्टेक की उसको पहले रेक्टिफाई कर देना, उसके बाद अप्लाई करना, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई होगा तो रिवोक कर लेगा तुम्हारा कैंसिलेशन। तो इसमें अमेंडमेंट ये हुई है कि जो 30 डेज का टाइम लिमिट है, इसको चाहे तो कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक छोटकू सा अमेंडमेंट ये था कि अगर आप जा रहे हो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, इनफैक्ट अगर आप रिफंड एप्लीकेशन के लिए भी जा रहे हो, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। पर अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट आईडी दे दो, पासबुक दे दो, वोटर आईडी कार्ड एंड फोटोग्राफ दे दो, एंड जब आपका आधार नंबर आ जाएगा तब आप जाके 30 डेज के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करवा दो। नेक्स्ट अमेंडमेंट की आईटीसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है इसमें। इसको समझने से पहले आओ एक चीज समझ लेते हैं। देखो, होता क्या है, एक सप्लायर है, एक रेसिपेंट। सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड डिटेल देता है, तो उस आउटवर्ड डिटेल्स में वो तुमको जितना सप्लाई किया है रेसिपेंट को वो भी बताएगा, रेसिपेंट को जितनी भी सप्लाई हुई है वो बताएगा। मान लो 1 लाख रुपीज की सप्लाई किया है, एंड समझ लो एग्जाम्पल के लिए 18,000 उसमें जीएसटी लगा है, तो ये इसका आउटवर्ड है, राइट।
अब ये डिटेल जो होगी ना वो रेसिपेंट के जीएसटीएन के थ्रू उसके जीएसटीआर 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी ऑटोमेटिक उसको दिखने लगेगा कि 18,000 रुपीज का उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सिंपल, ऑटो पॉपुलेट हो गया। तो पहले इसमें जो लगता था ना रूल 36(4) लगता था, 5% वगैरह का क्राइटेरिया था, तो अब इस रूल को कर दिया गया है ओमिट। अब ये रूल एप्लीकेबल नहीं। अब क्या बोलते हैं, अब सिंपल से बात बोलते हैं कि जो 18,000 रुपीज है, अगर ये ऑटो पॉपुलेट हो गया आपके जीएसटीआर 2A 2B में, तो आपको बस ये 18,000 रुपीज ही मिलेगा। भले ही आपकी आईटीसी 20,000 और 25,000, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना ऑटो पॉपुलेट हुआ है बस उतना ही आईटीसी मिलेगा, जो नहीं हुआ है वो नहीं मिलेगा। तो वो कभी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल मिलेगा जब वो वापस से अपने जीएसटीआर 1 में भरेगा, फिर ऑटो पॉपुलेट होगा आपके जीएसटीआर 2A 2B में, तब वो आपको मिलेगा। ओके। A registered person shall be able to avail ITC in respect of only those invoices or debit notes which have been furnished by the supplier in the statement of outward supply in form GSTR1 or using the IFF invoice furnishing facility। QRMP का वीडियो देख लेना तो ये IFF का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या होता है, वो भी अपलोडेड है यूट्यूब में। And the detail of such invoices or debit note have been communicated to him in form GSTR 2P। तो पहले रूल 36(4) में क्या होता था कि जितना आपका ऑटो पॉपुलेट हो गया वो मिलता था, और जितना ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या, उसको हम लोग बोलते थे अनरिकॉर्डेड आईटीसी। और अनरिकॉर्डेड आईटीसी के लिए आपको मिलता था 5% ऑफ रिकॉर्डेड आईटीसी, या जितना भी एक्चुअल अनरिकॉर्डेड है विच एवर इज लोअर, इतना मिलता था, दिस प्लस दिस मिलता था। बट अब क्या हो गया, अब स्ट्रेट अवे बोल दिया जीएसटीआर 1 में तुम्हारा सप्लायर डालेगा, तुम्हारे जीएसटीआर 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा, जितना ऑटो पॉपुलेट होगा बस उतना ही आईटीसी मिलेगा। 5% 10% ब्ला 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 सब खत्म, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। रूल 36(4) अब एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके जो आपने जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो वो रिलेटेड टू आरसीएम पेमेंट है, यानी आपने ही पेमेंट किया फिर आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, तो उस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको वो फुल अवेलेबल हो जाएगा। आईजीएसटी आपने पे किया इंपोर्ट में, उसका आप अगर आईटीसी ले रहे हो तो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या डॉक्यूमेंट इशूड अंडर आरसीएम उसमें भी आपको मिल जाएगा, या क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, उस पर ये ऊपर वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। The aforesaid restriction of availment of ITC on provisional basis is imposed only in respect of those invoices and debit notes, detail of which are required to be furnished by supplier in GSTR 1 or using the IFF invoice furnishing facility। ये क्या है, QRMP पढ़ोगे तो समझ जाओगे। And which have not been furnished। Therefore, taxpayer may avail full ITC in respect of IGST paid on import, document issued under RCM, credit received from आईएसडी, क्योंकि ये सब आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 37 है इसीलिए। तो आईटीसी का अमेंडमेंट में क्या आपने पढ़े, बहुत सिंपल है। पहले क्या होता था, 5% वगैरह का लफड़ा होता था, रूल 36(4) लगता था। अब ये सब कुछ नहीं है, सिंपल है। जितना तुम्हारा सप्लायर जीएसटीआर 1 में जमा करेगा और तुम्हारे जीएसटीआर 2B में जितना भी ऑटो पॉपुलेट होगा बस तुमको उतना ही आईटीसी अवेलेबल होगा, इसके ज्यादा आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। ये क्यों किया गया, आपको पता है कि अभी रिसेंट पास्ट में कितने सारे केसेस आए स्कैम के रिलेटेड टू आईटीसी, तो इसीलिए इस प्रोविजन को यहाँ पे डाला गया है कि बस जितना जीएसटीआर 1 में डालोगे उतना 2A में पॉपुलेट होगा, उतना ही आईटीसी मिलेगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एनरोलमेंट के लिए। नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से 2022 से, एंड रिकॉर्डिंग बैच तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो चाहो तो आप ले सकते हो, और आईडीटी कंसाइज बुक भी चाहो तो परचेज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं डिमांड एंड रिकवरी की तरफ। तो डिमांड एंड रिकवरी में क्या अमेंडमेंट आया, डिमांड एंड रिकवरी में एकदम छोटू सा अमेंडमेंट आया। क्या बोलता है, बोलता है एक बंदा है, एक और बंदा है, ठीक है, इसका फाइल खुल गया। अब इसका फाइल खुल गया तो इससे कनेक्टेड जो ये बंदा था, इससे रिलेटेड भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। तो अब बोला जाता है कि अगर इसकी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई है ना, तो माना जाएगा इसकी भी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई है, ठीक है। बट अमेंडमेंट हुआ है, एंड अमेंडमेंट बोलता है कि अगर आपका फाइल सेक्शन 129 या 130 में खुला है, ठीक है, ये ऑफेंस एंड पेनल्टी का है, अभी पढ़ेंगे, उसमें भी अमेंडमेंट हुई है। अगर आपका फाइल सेक्शन 129 और 130 के तहत खुला है तो 74 में आपका प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं होगा,
आप कौन हुए? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं होगा अगर मेन पर्सन का कंक्लूड हो जाता है तो। मतलब 29 और 30 में आपका फाइल खुला, मेन पर्सन का प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गया, बट आपका नहीं कंक्लूड होगा अनटिल एंड अनलेस उसको प्रॉपर्ली क्लोज किया जाए, तभी कंक्लूड होगा। ऐसा नहीं है कि मेन पर्सन का कंक्लूड हो गया तो थर्ड पर्सन का भी कंक्लूड हो गया, नहीं। सिर्फ 129 और 130 में, बाकी सब में कंक्लूड माना जाएगा। तो इस अमेंडमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ 73 एंड 74 वेयर नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग इज इशूड टू मेन पर्सन, अगर अपने मेन पर्सन को इशू करते हैं हु इज लाइबल टू पे टैक्स एंड सम अदर पर्सन, यानी थर्ड पर्सन को भी, तो सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन पर्सन कंक्लूड हो जाता है। तो प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल सच पर्सन लाइबल टू पे पेनल्टी अंडर 120 टू 125 डीम टू बी कंक्लूडेड। अमेंडमेंट यहां हुई है, तो इस पॉइंट में क्या कर दिया गया, 129 एंड 130 पहले हुआ करता था, इसको हटा दिया गया। इसका मतलब 129 एंड 130 वाले अगर आप हो तो इन दैट सिनेरियो आप जो थर्ड पर्सन उसका कंक्लूड नहीं माना जाएगा, अगर मेन पर्सन का कंक्लूड हो जाता है तो। ठीक है। अगर कोई भी पेनल्टी लेविड होती है 73 एंड 74 में, तो कोई और पेनल्टी आप पे फिर एप्लीकेबल नहीं होगी उसी सेम एक्ट के लिए या ओमिशन के लिए। If penalty is levied under 73, 74, no other penalty can be levied for the same act or omission under any other provision of this act. Okay. अच्छा, एफएमएस का केस याद करो, मैं एफएमएस बोलता था फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट। तो सेपरेशन ऑफ फैक्ट मतलब क्या होता है, ये भी क्लैरिफिकेशन आया कि अगर आप नॉन डिक्लेरेशन करते हो फैक्ट या इंफॉर्मेशन का जो कि आपको डिक्लेयर करना चाहिए था, विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड बाय यू इन द रिटर्न या स्टेटमेंट या रिपोर्ट, तो भी इसको सेपरेशन ऑफ फैक्ट बोला जाएगा। सेल्फ असेस टैक्स में वो सब कुछ इंक्लूड होगा जो आप जीएसटीआर 1 में बताते हो, सब कुछ इंक्लूड होगा जो आप जीएसटीआर 1 में बताते हो, भले ही आप उसको जीएसटीआर 3 पे में बताओ या ना बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके सेल्फ असेस टैक्स में इंक्लूड हो जाएगा। और क्या अमेंडमेंट हुई है? अमेंडमेंट हुई है मिसलेनियस पॉइंट रिलेटेड टू प्रोविजनल अटैचमेंट। याद करो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी को, कमिश्नर अटैच कर सकता है रिकवरी के टाइम पे अगर उसको ऐसा लगता है कि रेवेन्यू को कुछ हैम्पर होने वाला है। So the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary to do so. He may, by order in writing, attach provisionally any property. Any property, वो आपका कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट को भी अटैच किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ मिसमैच बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड 3B, अगर जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच है ना, तो उसके लिए सबसे पहले तुम एक काम करो, एक कम्युनिकेशन सेंड करो रजिस्टर्ड पर्सन को। फर्स्ट सेंड द कम्युनिकेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन कि इतना सेल्फ असेस टैक्स तुम्हारा बन रहा है, इसको पे कर दो, जो भी शॉर्ट फॉल है उतना पे कर दो, और रीजन भी बताओ, और ये रीजन तुम रीजनेबल टाइम के अंदर बताओ। अगर रीजनेबल टाइम जो दिया गया उसके अंदर रिप्लाई नहीं आता है, तब रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाएगा। तो रिकवरी प्रोसीडिंग कब इनिशिएट किया जाएगा, जब आप फेल टू रिप्लाई टू प्रॉपर ऑफिसर करते हो, या फेल टू मेक पेमेंट ऑफ सच अमाउंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम करते हो, या फेल टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर सच अमाउंट शॉर्ट पेड या नॉट पेड, यानी अगर आप रिप्लाई भी कर देते हो ना तो भी आप बच जाओगे रिकवरी से, इसका ये मतलब होता है। तो अगर आपका जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस आता है, मिसमैच आता है, तो आपको एक कम्युनिकेशन आएगा, रजिस्टर्ड पर्सन को एक कम्युनिकेशन आएगा जिसमें बताया जाएगा कि इतना शॉर्ट पेड है, इतना अमाउंट पे कर दो और रीजन बता दो। अगर वो नहीं बताता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी जाएगी। अगर आप फेल टू रिप्लाई कर देते हो, या फेल टू मेक पेमेंट, या फेल टू एक्सप्लेन द रीजन। अच्छा, एक और अमेंडमेंट है। अच्छा, जिन्होंने कंसाइज बुक नवंबर 2022 के लिए परचेज किए उसमें भी जाके आप करेक्शन कर लेना। अर्लियर द पर्सन हुज प्रॉपर्टी अटैच फाइल करते हैं वो ऑब्जेक्शन विद इन 7 days ऑफ अटैचमेंट। याद करो 7 days ऑफ अटैचमेंट में आपको फाइल करना पड़ता है, पर अब क्या कर दिया गया, अब ये ऑब्जेक्शन को आप कभी भी फाइल कर सकते हो। टू सच अटैचमेंट कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम, यानी ये 7 days अब हट चुका है, आप एनी टाइम कभी भी फाइल कर सकते हो ऑब्जेक्शन। यानी आपका प्रॉपर्टी अगर प्रोविजनली अटैच हो चुकी है, आपकी प्रॉपर्टी अगर प्रोविजनली अटैच हो चुकी है, तो उसके खिलाफ आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो कभी भी। पहले क्या 7 दिन के अंदर करना था, जब भी अटैच हुई वहां से 7 दिन के अंदर, अब क्या, अब कभी भी कर सकते हो, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, पहला दिन, सेकंड डे, कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब
अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ऑफेंस एंड पेनल्टी, एंड 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है, स्टार मार्क कर लेना। ऑफेंस एंड पेनल्टी की हम लोग की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है और नोट्स भी अपलोडेड है, तो उस पर भी जाके करेक्शन कर लेना। सेक्शन 129 एंड 130 पूरी तरह से चेंज हो चुका है, काफी ज्यादा अमेंडमेंट है, तो मैंने एक काम किया, पूरा 129 130 इसमें डाल दिया। लाइक 95 जैसे मैंने अभी ऊपर पूरा डाला था, उसी तरह मैंने पूरा 129 एंड 130 भी यहाँ पे डाल दिया। ऑफेंस एंड पेनल्टी अपने करने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अगर वो ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी गुड्स जो कि इन ट्रांसिट है, इन कॉन्ट्रावेंशन टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो वो गुड्स और वो कन्वेंस दोनों डिटेन और सीज कर लिए जाएंगे। ये 129 में लिखा है। 129 में क्या लिखा है कि एक बंदा है, वो क्या करता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और वो जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन कॉन्ट्रावेंशन टू जीएसटी लॉ है, यानी जैसे हम लोग बिना ई वे बिल के ट्रांसफर कर रहा है, उसको करना चाहिए था 50,000 के ऊपर है, या कोई भी है सच रीजन है, उस सिनेरियो में अगर आप कॉन्ट्राविन करते हो जीएसटी लॉ को, तो आपके गुड्स प्लस कन्वेंस दोनों को डिटेन एंड सीज कर लिया जाएगा। डिटेंशन और सीज मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो आपका सिर्फ पोजेशन लेगी उस गुड्स का, एंड आपके कन्वेंस का ओनरशिप नहीं लेगी। तो 129 क्या बोलता है कि अगर आप कॉन्ट्राविन करते हो किसी भी प्रोविजन का, और आप एक गुड्स को ट्रांजिट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो कन्वेंस प्लस गुड्स दोनों को डिटेन और सीज कर लेंगे। डिटेन और सीज मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ उसका पोजेशन लेंगे, ओनरशिप नहीं लेंगे, सिर्फ पोजेशन लेंगे, ओनरशिप नहीं लेंगे। तो इन दैट सिनेरियो आपको ओओबीएच तो ऑब्वियसली मिलेगा। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा आपको 7 डेज के अंदर ऑफ डिटेंशन, स्पेसिफाइंग द पेनल्टी, कितनी पेनल्टी आपको पे करनी है, और एक ऑर्डर पास करेगा विद इन 7 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ बिलो पेनल्टी। यानी 7 दिन के अंदर आपके पास नोटिस आ जाएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड कर देना, वो बीएच है वो आपका, आप उसको रिस्पॉन्ड करना, और 7 डेज के अंदर जब भी नोटिस सर्व हो जाएगा, वहां से 7 डेज के अंदर आपको उतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जितनी भी उसमें लिखी हुई है। तो पेनल्टी कितनी लिखी हुई है वो नीचे पड़ेंगे, पहले इधर आ जाओ। जब आप पे कर दे तो जो भी अमाउंट उसमें मेंशन किया गया, अगर आप वो पे कर दोगे तो फिर डीम टू बी कंक्लूडेड, सारे प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिमांड एंड रिकवरी में, अगर मेन पर्सन का कंक्लूड हो जाता है तो ये मत समझना है कि थर्ड पर्सन का होगा, थर्ड पर्सन का अलग से कैलकुलेशन होगा, और जब उसका जो ये प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर के थ्रू उसका कंक्लूड होगा। अगर ओनर ऑफ द गुड्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी एज प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सच डिटेंशन, रिकवरी इनिशिएट कर देंगे। अगर 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो रिकवरी इनिशिएट हो जाएगी। और अगर हैजर्डस है नेचर में, गुड्स जो है वो हैजर्डस नेचर का है, तो इस सिनेरियो में 15 डेज का टाइम रिड्यूस कर देगा प्रॉपर ऑफिसर। यानी अगर आपका आपने क्या किया, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया इन कॉन्ट्रावेंशन टू जीएसटी लॉ, तो गुड्स भी गियो एंड तुम्हारा कन्वेंस भी गियो, बट क्या गियो, ओनली पोजेशन, ठीक है। आपको ओबीएच मिलेगा, 7 दिन के अंदर आप रिप्लाई कर देना, नहीं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर आपके पास पेमेंट के लिए आ जाएगा ऑर्डर। आपको 15 डेज के अंदर पे कर देना। अगर आप 15 डेज के अंदर नहीं पे करोगे तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगा, और हैजर्डस गुड्स होगा तो 15 डेज को रिड्यूस भी कर देगा प्रॉपर ऑफिसर। अच्छा, मेरे को सिर्फ ये बताओ, अगर कन्वेंस छुड़वाना है, तो कन्वेंस अगर तुमको छुड़वाना है तो तुम पेनल्टी जितनी भी 129 में बनती है वो, या 1 लाख, विच एवर इज लेस दे दो। और ये कौन देगा, ट्रांसपोर्टर, चूंकि ट्रक तो ट्रांसपोर्टर का है, तो ट्रांसपोर्टर को अगर अपना ट्रक छुड़वाना है तो वो तो पेनल्टी जितनी बन रही है 129 में, अभी पढ़ेंगे कैसे बनेगी पेनल्टी, या तो 129 वाली पेनल्टी पे कर दो, या तो 1 लाख, विच एवर इज लेस, इतना पे कर दो और अपना गाड़ी छुड़वा लो। गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गुड्स की नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ है देखो, अपील जनरली हम लोग क्या करते थे, अपील एंड रिवीजन चैप्टर में, याद करो, रुको मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोग को। तो तो अपील एंड रिवीजन चैप्टर में अपने क्या पढ़ते थे कि जब भी अपने को अपील करना होता है तो अपने एक मैंडेटरी प्री डिपॉजिट करते हैं, जो कि होता है कितना, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, यानी इसमें सिर्फ टैक्स होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ टैक्स होता है, यानी 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट पे कर दो, फिर तुम अपील कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम होता है 25 करोड़। और जितना एग्री करते हो वो तो फुल तुमको पे करना पड़ेगा। ये होता है मैंडेटरी प्री डिपॉजिट, अगर आप एपिलेट अथॉरिटी में अपील करने चाह रहे हो। बट एक अमेंडमेंट है जो कि 129 को एप्लीकेबल है, 129, जो कि 129 को एप्लीकेबल है। 129 के लिए बोलता है अगर आपको अपील फाइल करना है तो आपके लिए जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है, आप चाहो तो 25% ऑफ पेनल्टी, 10% ऑफ टैक्स था वहां, यहां मैं क्या बोल रहा हूँ, 25% ऑफ पेनल्टी। ये भी एक अमेंडमेंट है। 25% ऑफ पेनल्टी पेड बाय द एपीलेंट, जितना भी पेनल्टी आप पे किए उसका 25% आप पे कर दो, तो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट हो जाएगा वो आपका, और फिर आप अप्लाई
अपील कर सकते हो। जब आप अपील कर दोगे तो रिकवरी जो भी है वो स्टे हो जाएगी, रिकवरी पे स्टे लग जाएगा, आपके सामान घर जायदाद नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अपील के लिए जनरली क्या होता है, अपील के लिए जनरली जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट होती है वो होती है 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, यानी टैक्स अमाउंट का, कभी भी पेनल्टी का नहीं होता है। बट 129 के लिए अगर आपको अपील कर रहे हो एपिलेट अथॉरिटी में, तो 25% ऑफ पेनल्टी पेड बाय एपिलेंट, इतना भी अगर आप पे कर दोगे तो भी आप अपील कर पाओगे, और जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग है वो स्टे हो जाएगी। ठीक है, अब तब से पढ़े जा रहे हैं कि पेनल्टी 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 है कितनी, गुड्स और कन्वेंस दोनों के लिए तभी रिलीज की जाएगी जब आप नीचे दी गए पेनल्टी पे करो। दो सिनेरियो बनती है। फर्स्ट सिनेरियो जो होता है वो होता है वेयर ओनर कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। तुम भैया साधु आदमी हो, तुमको पता चल गया, तुम पकड़े गए हो रास्ते में, और तुम्हारा कन्वेंस और ये दोनों उठा के ले गए हैं, वो अपने पोजीशन ट्रांसफर कर ली गई है। तो इस सिनेरियो में तुम क्या करोगे, तुम सामने से दौड़ दौड़ के जाओगे, भाग भाग के, कि सर 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 मेरे से हो गई ये गलती, मेरे से ले लो पेनल्टी, दे दो मेरी गाड़ी वापस। तो तब तुमको कितनी पेनल्टी लगेगी। तो तुम जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे वो नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में पेनल्टी तुम्हारी लगेगी 200% ऑफ टैक्स, जितना भी टैक्स बनता है उसका डबल। और अगर तुम एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब ट्रांसफर कर रहे थे, एग्जेम्प्टेड गुड्स था तुम्हारी गाड़ी में, तो इस सिनेरियो में एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए तो अपने टैक्स लगता ही नहीं है, तो 200% ऑफ टैक्स लेते तो जीरो आता, क्योंकि टैक्स लगता ही नहीं है एग्जेम्प्टेड गुड्स में। तो इसके लिए जो पेनल्टी है वो बनाई गई है 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। 200%, 2%, ये इतना कम क्यों? अरे भैया ये 200% टैक्स का है, ये 2% वैल्यू का है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, इतने की पेनल्टी लगेगी। और या तो फिर आप सिक्योरिटी दे दो इतने ही अमाउंट का, दोनों ही जगह एप्लीकेबल। ओके, और एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो कि वैल्यू ऑफ द गुड्स थी 1 लाख रुपीज, टैक्स था 18,000 रुपीज का उसमें बन रहा था। तो अगर आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स, नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब जिसपे टैक्स लग रहा है, नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो उस सिनेरियो में आपको पेनल्टी कितनी पे करनी है, 200% ऑफ टैक्स, यानी 200% ऑफ 18,000। तो 200% ऑफ 18,000 इज 36,000, 36,000। अगर आप 36,000 एज अ पेनल्टी पे कर देते हो तो आपका गुड्स एंड कन्वेंस दोनों छोड़ देंगे, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट ये वाला था, अगर कि आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स है तब क्या होता। तो सेम एग्जांपल है, वैल्यू 1 लाख है, टैक्स 18,000 है। तो यहाँ पेनल्टी क्या होती, 2% ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू कितनी है, 1 लाख। सॉरी, एग्जेम्प्टेड वाले में तो टैक्स होता ही नहीं। ठीक है, 2% ऑफ 1 लाख दैट इज 2,000, और 25,000 विच एवर इज लोअर दैट इज रुपीज 2,000। तो 2,000 एज अ पेनल्टी पे करो, गुड्स एंड कन्वेंस दोनों उठा के घर लेके जाओ। अब ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, तुम क्या किया, पहले बात तो तुम पकड़े गए, फिर तुम जाके कहीं छुप गए, फिर तुम खुद से सामने नहीं आए। इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में तुमको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 50% ऑफ वैल्यू, वैल्यू का 50%, ओ माय गॉड। और 200% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, इतने की पे करने पड़ेगी अगर आप नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे तो। और अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे तो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। और इसमें भी आपको सिक्योरिटी दोनों जगह है, जितना पेनल्टी बना उतना क्या तो सिक्योरिटी दे दो या तो कैश में पेमेंट कर दो। तो आओ इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो सेम एग्जांपल है, वैल्यू अपना 1 लाख था, टैक्स अपना 18,000 था। ठीक है, तो आप जो ट्रांसफर कर रहे थे वो आप ट्रांसफर कर रहे थे एग्जेम्प्टेड वाला, नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे थे। तो पेनल्टी कितनी बनेगी, 50% ऑफ वैल्यू, वैल्यू का 15%, यानी 1 लाख का 50% दैट इज 50,000, और 200% ऑफ टैक्स, टैक्स का 200% दैट इज 36,000। ये दोनों में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर दैट इज 50,000। तो आप 50,000 की पेनल्टी पे करो अपनी गाड़ी और ये छुड़वा के लेके चले जाओ। तो देखो इससे अपने क्या सीखे, अगर तुम खुद से सामने जाते तो पेनल्टी 36,000 की पड़ती, तुम खुद से सामने नहीं गए तो पेनल्टी 50,000 तक की पड़ गई। सोचो कितनी ज्यादा पेनल्टी पड़ गई। इसलिए अगर गलती करो तो खुद से ही सामने चले जाना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, कम सजा मिलेगी।
और अगर तुम इसी में अगर एग्जेम्प्टेड वाला कर रहे थे, यानी वैल्यू जिसकी 18,000 थी, टैक्स आता नहीं है एग्जेम्प्टेड पे, तो वैल्यू जिसकी 18,000 थी, तो इस सिनेरियो में तुम क्या करोगे, 1 लाख थी, तो इस सिनेरियो में तुम क्या करोगे, पेनल्टी कितनी पे करोगे, 5% ऑफ 1 लाख 5,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, यानी 5,000 रुपए। तो देखो इसमें भी आपकी पेनल्टी बढ़ गई। अगर तुम खुद से सामने जाते हो तो तुमको 2,000 पे करना पड़ता, तुम खुद से सामने नहीं गए तो तुमको 5,000 रुपए पे करने पड़े, 5,000 रुपए पे करने पड़े। ओके, सो दैट्स इट, 129 ओवर। 129 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोलता है, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे गुड्स को, जो कि कॉन्ट्रावेंशन टू जीएसटी लॉ था, तो गुड्स और कन्वेंस दोनों उठा के लेके चले जाएंगे, सिर्फ पोजीशन जाएगा, ओनरशिप नहीं जाती है यहाँ पे, यानी डिटेन एंड सीज हो जाएगा। ओबीएच मिलेगा 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करोगे तो तुमको, और 7 दिन के अंदर तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। हैजर्डस गुड्स है तो 15 दिन का टाइम भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, अगर ट्रांसपोर्टर को सिर्फ कन्वेंस छुड़ाना है तो वो कितना पेनल्टी देगा, 1 लाख, और जितना भी 129 में पेनल्टी बन रहा है विच एवर इज लोअर, इतने की पेनल्टी देकर ट्रांसपोर्टर गाड़ी छुड़वा के लेकर चला जाएगा। अमेंडमेंट है अपील एंड रिवीजन में, क्या हुआ है कि अगर आपको अपील करना है, 129 में आपकी फाइल खुल गई और आपको अपील करना है, तो इन दैट सीन 25% ऑफ पेनल्टी दे देना, बस यहीं पे पेनल्टी, बाकी हर जगह 10% ऑफ टैक्स ही है। तो 25% आपको एज अ पेनल्टी, जितना भी आपने दिया उतना 25% आप पे कर देना, अपील कर पाओगे। गुड्स एंड कन्वेंस अगर दोनों छुड़वाना है, तो ओनर अगर खुद से सामने जाता है तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आप नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे तो डबल द टैक्स आप पे कर दो एज अ पेनल्टी, आप गुड्स छुड़वा के लेके चले जाओ। एग्जेम्प्टेड आप ट्रांसफर कर रहे थे तो 2% ऑफ टैक्स, 2% ऑफ वैल्यू, जो कि एग्जेम्प्टेड में टैक्स होता नहीं है, 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, इतना की आप पे कर दो पेनल्टी, और गाड़ी एंड कन्वेंस, गुड्स एंड कन्वेंस दोनों छुड़वा के लेके चले जाओ। और अगर आप खुद से सामने नहीं आते हो तो 50% ऑफ द वैल्यू और 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर, इतना आपको पे करना पड़ेगा। और एग्जेम्प्टेड वाला अगर आप ट्रांसफर कर रहे थे तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लेस, इतना आपको पे करना पड़ेगा। और ये सारे सिनेरियो में आप चाहो तो जितना भी पेनल्टी बनती है उसकी सिक्योरिटी भी पे करके आप गाड़ी छुड़वा सकते हो। सबसे ज्यादा फीजेबल क्या है, जब भी पकड़े जाओ तो खुद से सामने जाना है, ठीक है, खुद से सामने जाओगे तो ऑलवेज पेनल्टी आपकी कम आएगी। याद करो उसमें 36,000 आई थी खुद से गए थे तो, और जब उन्होंने पकड़ा, मैं खुद से नहीं गया, तो 50,000 तक की पेनल्टी आ गई थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 130। 130 में भी अमेंडमेंट है क्या, जी हाँ 130 में भी अमेंडमेंट है। 130 किसके लिए, तो आओ देखते हैं 130 किसके लिए है। कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी बंदा है जो कन्वेंस को यूज कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ। ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, 129 में भी तो था, थांबा पता चलेगा। जब आप कॉन्ट्रावेंट करते हो कोई भी प्रोविजन को विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स पेमेंट, ठीक है, सप्लाई और रिसीव गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या सप्लाई करते हो ऑफ गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स फॉर विच लाइबल टू पे टैक्स, तो इस सिनेरियो में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिकेशन हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन मतलब क्या होता है कि पोजेशन एंड ओनरशिप भी गवर्नमेंट को चली जाएगी, पोजेशन और ओनरशिप भी गवर्नमेंट को चली जाएगी, पर ओबीएच आपको मिलेगा। आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा पेनल्टी पे करने के लिए, आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा पेनल्टी पे करने के लिए। तो मैंने क्या बोला, कोई भी बंदा अगर कन्वेंस को यूज करता है कॉन्ट्रावेन करने के लिए कोई भी जीएसटी लॉ को, या कॉन्ट्रावेन करता है कोई भी प्रोविजन विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स, या कॉन्ट्रावेन करता है जीएसटी लॉ को, सप्लाई और रिसीव करता है गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन टू जीएसटी लॉ, या सप्लाई करता है गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स फॉर विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स, इन दैट सिनेरियो कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, यानी पोजीशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो गए। 129 में सिर्फ पोजीशन होता था, 130 में ओनरशिप भी चली जाएगी। ओबीएच भी लग जाए, ओबीएच मिलेगा आपको। आपको पेमेंट 3 मंथ्स के अंदर करना है। अब देखो, पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर है मतलब कुछ बड़ा कांड है, और अगर बड़ा कांड है तो पेनल्टी भी बड़ी लगनी चाहिए। तो आओ देखते हैं कितनी पेनल्टी लगती है इसमें। तो इसमें जो पेनल्टी है ना, वो मैक्सिमम पेनल्टी बताई गई है। तो इसमें जो पेनल्टी बताई गई है वो मैक्सिमम पेनल्टी बताई गई है। मैक्सिमम पेनल्टी, हाँ जी मैक्सिमम पेनल्टी, इतनी ज्यादा पेनल्टी लग सकती है, इससे कम लग सकती है क्या, इससे कम लग सकती है, आपने सिर्फ मैक्सिमम पेनल्टी बताया। The maximum penalty क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स माइनस टैक्स चार्ज देयर ऑन, और पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स ऑन सच गुड्स हायर। ये सिर्फ गुड्स को छुड़वाने की पेनल्टी है। आपको कन्वेंस को छुड़वाना है तो उसके लिए आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, टैक्स पेबल ऑन गुड्स, जितना भी टैक्स बन रहा है उतना आप पे करो।
This is the maximum fine for release of confiscated goods. However, actual fine would be as officer think fits between A or B as above. That is, maximum fine shall not exceed market value but shall not be less than the penalty equivalent to 100% of tax, जो कि whichever is higher लिखा हुआ है। तो आप एग्जाम्पल से समझते, सेम एग्जाम्पल है, वैल्यू है 1 लाख की, टैक्स है 18,000 का, आपको 130 लगा। अगर आपको 130 लगा है तो इन दिस सिनेरियो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी, जितना भी आपका वैल्यू है माइनस टैक्स, तो 1 लाख माइनस 18,000 दैट इज 82,000, और 100% ऑफ टैक्स 18,000, ये दोनों में विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा 82,000। 82,000 की आपको पेनल्टी लग सकती है। कन्वेंस को अगर आपको छुड़वाना है तो आपको 18,000 अलग से पे करना पड़ेगा पेनल्टी, अलग से 18,000 पे करना पड़ेगा पेनल्टी फॉर कन्वेंस, यानी ये गुड्स के लिए, ये कन्वेंस के लिए। तो आप ध्यान दो, अगर आप 130 में फंसोगे तो आपको 82,000 की पेनल्टी पे करनी होगी। यहाँ क्या था 36,000, अगर खुद से भी सामने नहीं गए तो चलो 50,000, बट अगर 130 में आपका फाइल खुल गया ना भाई साहब, तब तो भैया बड़ी वाली पेनल्टी लगेगी 82,000 की। इसीलिए मैंने सेम एग्जांपल लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कब ज्यादा पेनल्टी लगती है और आपको कब खुद से सामने जाना है, कब 130 में फाइल नहीं खुलवाना है। तो 130 में दिए गए ऑफेंस कभी भी मत करना, यानी कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट मत करना इन कॉन्ट्रावेंशन टू जीएसटी लॉ, या कभी भी सप्लाई या रिसीव मत करना गुड्स को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या कभी भी सप्लाई गुड्स मत करना विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स विच इज लाइबल टू पे टैक्स। अगर ये चीजें नहीं करोगे तो 130 में फाइल नहीं खुलेगा, अगर ये कर दोगे तो 130 में फाइल खुल जाएगा, तुम्हारा पोजीशन ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। 3 महीने का समय दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी पेनल्टी लगने वाली है तुम पे। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, या पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स, ये दोनों में विच एवर इज हायर, यानी इन एनी सिनेरियो 100% ऑफ टैक्स के नीचे नहीं जाएगा। कन्वेंस के लिए आपको पेनल्टी लगेगी टैक्स पेबल ऑन गुड्स, कन्वेंस के लिए पेनल्टी कितनी लगेगी, टैक्स पेबल ऑन गुड्स, यानी देखो 82,000 और 18,000, ये दोनों जब पे करोगे तो गुड्स एंड कन्वेंस दोनों छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ 50,000 पे करोगे तो गुड्स एंड कन्वेंस दोनों छोड़ देंगे, वैसा वाला था, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग था, वहां पे। बट अगर ट्रांसपोर्टर को गुड्स छुड़वाना है 129 में, 129 में अगर ट्रांसपोर्टर को गुड्स छुड़वाना है तब उसको पेनल्टी 129 वाला या 1 लाख विच एवर इज लेस, इतने की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है ऑफेंस एंड पेनल्टी। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अब चलते हैं और थोड़े बहुत अमेंडमेंट के लिए, एकदम प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, छोटे छोटे शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है अपील एंड रिवीजन में, जो कि अपने ऑलरेडी कर लिए हैं। यहाँ आपने क्या पढ़े थे कि 129 के केस में जो प्री डिपॉजिट है वो 25% ऑफ पेनल्टी हो सकता है। जनरली जो प्री डिपॉजिट होता है वो कैन नॉट बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी, बट 129 के केस में 25% ऑफ पेनल्टी पेड आप कर सकते हो एज अ प्री डिपॉजिट। रिफंड में क्या अमेंडमेंट है, अच्छा एक और बात आपको बता देता हूँ, बहुत सारे जो अमेंडमेंट है ना, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई में भी आपको मिलेगा, रिफंड में भी मिलेगा, ये आपको किस में मिलेगा, आईसीआई का जो स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल अपडेट आया है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी मई 2022 वाले कंसाइज बुक में कवर है, इसलिए यहाँ पे अलग से नहीं लिया गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली जो नवंबर 2022 के लिए वही लिया गया है, जो कि अपने मई 2022 वाले कंसाइज बुक में नहीं थे, और इतने ही अमेंडमेंट करने जरूरी है। In order to apply for refund, registered person shall carry Aadhaar authentication, ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। It is clarified that no incidence of tax pass certificates is required for refund on account of e-cash ledger, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने पैसे डाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने पैसे डाले, वहां से आप अपना वापस से रिफंड ले रहे हो, उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी अनजस्ट इनरिचमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट पास सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 2 इयर्स, याद करो रिफंड में हर जगह 2 इयर्स की टाइम लिमिट थी, तो ये 2 इयर्स की टाइम लिमिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एप्लीकेबल नहीं। रेलिवेंट डेट डीम्ड एक्सपोर्ट की केस में क्या हो जाएगा, जिस दिन भी आप रिटर्न लगाओगे रिलेटेड टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट। अच्छा, वेर यूआईएन ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस। यूआईएन क्या होता है, ये जनरली वो एम्बेसी वगैरह के लोग होते हैं तो उनको दिया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वेर यूआईएन ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस, यानी जो एम्बेसी वगैरह के मेंबर होते हैं वो भी रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो इनवॉइस प्रेजेंट करेंगे तभी रिफंड ले पाएंगे, पर उस इनवॉइस में उनका यूआईएन नहीं है, तब क्या होगा, इन दैट सिनेरियो आपको रिफंड ऑफ टैक्स तभी मिलेगा, shall be available only if
द कॉपी ऑफ इनवॉइस इज ड्यूली अटेस्टेड बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एप्लीकेंट, यानी वो एम्बेसी का जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जब उसको ड्यूली अटेस्ट कर देगा उस इनवॉइस को, तभी उस इनवॉइस के एवज में आपको रिफंड मिलेगा। Thus, if UIN is not mentioned in tax invoice, then refund shall be available to the applicant on submission of attested copy of such invoice in prescribed form। बोला ना प्रोसीजरल अमेंडमेंट है छोटे छोटे। एक क्लैरिफिकेशन भी ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सिर्फ कैश लेजर के लिए, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है कि अनजस्ट इनरिचमेंट हुआ सेटेड, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। कोई भी टीडीएस या टीसीएस अगर डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तो उसका रिफंड आप ले सकते हो एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर। याद करो अपने क्या पढ़े थे, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ा था ना, आओ दिखाता हूँ। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें टीडीएस एंड टीसीएस का क्लेम जो होता है वो क्रेडिट होता है। देखो स्टार मार्क भी लगाया हुआ है, तो ये टीडीएस और टीसीएस का क्लेम इसमें क्रेडिट होता है ना, वो चाहो तो आप एज अ रिफंड भी ले सकते हो, वो चाहो तो आप एज अ रिफंड भी ले सकते हो। तो वही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया, क्योंकि उसको ट्रीट किया जाएगा एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर, तो उसका आप रिफंड भी ले सकते हो। एंड उसके लिए भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी, यानी कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। इस चैप्टर में भी अमेंडमेंट है, छुटकू सा अमेंडमेंट है कि ई इनवॉइस से रिलेटेड अमेंडमेंट है। ई इनवॉइस में क्या होता है, जब भी कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है, पहले लिमिट थी 50 करोड़, अब इसको रिड्यूस कर दी गई है 20 करोड़, तो उसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसको ई इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा जब वो बी टू बी सप्लाई करेगा या एक्सपोर्ट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ का। तो मैंने क्या बोला, एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग 20 करोड़, यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 20 करोड़, तो उसको ई इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस ई इनवॉइस में वो किस ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर करेगा, जब भी वो बी टू बी ट्रांजैक्ट करेगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जब भी सप्लाई हो रही है, तो इन दैट सिनेरियो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बी टू बी सप्लाई के लिए और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर ये ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जीटीए सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, यानी जीटीए बाय रोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन इन सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट किए दो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है इनवॉइसिंग से। तो ई इनवॉइस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर रहा है 20 करोड़, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ई इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा जब भी आप बी टू बी सप्लाई करोगे, यानी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को करो गुड्स सर्विसेज या बोथ, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स सर्विसेज या बोथ का। बट ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, सेस को नहीं है, बैंक को नहीं है, जीटीए को नहीं है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को नहीं है, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन मल्टीप्लेक्स वगैरह के लिए नहीं है, एंड तुम्हारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ये दो ऐड हुए हैं, तो ये दोनों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं। अब बात करते हैं क्यू आर कोड, डायनामिक क्यू आर कोड, इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है, बहुत सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, बोलता है जब भी कोई बी टू सी इनवॉइस होता है ना, जब भी कोई बी टू सी इनवॉइस इशू होता है, यानी एज अ कस्टमर आप किसी को भी इशू कर रहे हो इनवॉइस, और जो रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर रहा है इनवॉइस उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करता है 500 करोड़, यानी बहुत बड़ी मछली, ठीक है, तो अगर बहुत बड़ी पार्टी है वो 500 करोड़ एक्सीड कर रहा है, तो उसको मैंडेटरीली डायनामिक क्यूआर कोड इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने इनवॉइस में। तो अपने इनवॉइस में वो इनकॉर्पोरेट करेगा जब वो बी टू सी ट्रांजेक्शन करेगा। कौन सा पर्सन, वो सप्लायर, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ एक्सीड कर रहा था, 500 करोड़ एक्सीड कर रहा था, वो क्यूआर कोड इनकॉर्पोरेट करके अपना इनवॉइस इशू करेगा, और ये किसके लिए, बी टू सी ट्रांजेक्शन है, जब भी कस्टमर को सेंड करेगा तब। एनी इनवॉइस इशूड टू पर्सन हैविंग यूआईएन, अच्छा मैंने क्या बोला, यूनिक आइडेंटिफिकेशन किसके लिए, एम्बेसी वगैरह के लिए, तो जब भी अगर यूआईएन को अगर आप करोगे तो उसको बी टू सी ट्रांजेक्शन माना जाएगा, सिंपल सा क्लैरिफिकेशन। Any invoice issued to person having UIN shall be considered as invoice issued for B2C supply and shall be required to comply with the requirement of dynamic QR code.
क्यूआर कोड से याद है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कंसाइज बुक लेटेस्ट वाली परचेस करनी है, मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। फास्ट ट्रैक भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लाइव फास्ट ट्रैक बैच होती है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और डीटी की भी आने वाली है, और मेंटरशिप प्रोग्राम तो चल ही रहा है। इतना प्रचार क्यों करते हैं? अरे इतना प्रचार मैं नहीं करूंगा तो मैं कौन करेगा? और कुछ खराब चीज तो नहीं दे रहा हूं आपको, 45+ एग्जामेशन है, आप देख सकते हो। चलो आ जाओ। Where an invoice is issued to a recipient located outside India for supply of service for which place of supply is in India as per the provision of IGST Act and the payment is received by, and इस लाइन को आप काट दो, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक इसको काट दो। अब देखो, कोई भी इनवॉइस अगर हम इशू करते हैं कोई भी रेसिपेंट को जो कि आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हुई है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया and the payment is received by the supplier in convertible forex, तो इन दिस सिनेरियो अपने को क्यूआर कोड का नीड नहीं है, ठीक है। मे इशू इनवॉइस विदाउट हैविंग डायनामिक क्यूआर कोड, मे इशू इनवॉइस विदाउट हैविंग डायनामिक क्यूआर कोड, यानी कोई भी इनवॉइस अगर हम इशू करते हैं रेसिपेंट को जो कि आउटसाइड इंडिया का है बट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया की हुई है, और अपने को जो पैसा आ रहा है वो फॉरेक्स में आ रहा है, तो इन दिस सिनेरियो क्यूआर कोड वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होगा, भले ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 500 करोड़ से ज्यादा था। ओके, अब आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर, फाइनली लास्ट पॉइंट। डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86A, मतलब बहुत सिंपल है यार। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपकी आईटीसी आती है, याद करो मैंने क्या बोला, वो जीएसटीआर 1 में बढ़ेगा, आपके 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, तो जो भी ऑटो पॉपुलेट हुआ है ना वो डिसअलाउ भी कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, ऑटो पॉपुलेट वाला भी डिसअलाउ कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है, रूल 86A में लिखा है। पर कब कर सकता है? ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड, यानी एफएमएस के थ्रू अगर आपने आईटीसी अवेल किया है, तो आईटीसी रिलेटेड कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आईटीसी रिलेटेड बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, इसीलिए आ रहा है। तो वो मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एनी अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इन शॉर्ट, जितना भी आईटीसी आपका आया है वो चाहे तो डिसअलाउ कर सकता है, बट कुछ ग्राउंड्स है। ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो अगर ये सारी कंडीशन है तभी डिसअलाउ करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना आपको पूरा मिलेगा। तो क्या है? क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर who is found to be non-existent or found not to be conducting any business from the place declared in registration। मतलब सप्लायर नथी, गायब, कहीं गया, नहीं मिल रहा है, उसका बिजनेस ही नहीं है, फ्रॉड था। एक तो बस ऑफिस लिया, आप गए, आप सामान परचेज किए, उसके बाद आपने आईटीसी क्लेम कर ली, वो ऑफिस बंद बंद करके गायब, वो ऑफिस है ही नहीं वहां पे, फ्रॉड वाला केस है। या क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस विदाउट एक्चुअली रिसीविंग द गुड्स, यानी आपने इनवॉइस तो मंगवा लिया, गुड्स रिसीव नहीं किया और आपने क्रेडिट ले लिया, तो याद करो ये सेक्शन 16 का एक कंडीशन था, और ये कंडीशन अगर ब्रीच कर दिया ना तो जितना भी आईटीसी आपने क्लेम किया वो डिसअलाउ हो जाएगा 86A में, रूल 86A। कोई भी क्रेडिट जो आपने अवेल किया है, the credit is availed by registered person on invoice or debit note, the tax in respect of which has not been paid to the government। याद करो सेक्शन 16 में कंडीशन था कि टैक्स पे हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे हुआ यानी वो कंडीशन ब्रीच हो गई, तो भी आपका जितना भी आईटीसी क्लेम किया हो वो अपने क्या कर देंगे? डिसअलाउ कर देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस, फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग बिजनेस। ओ माय गॉड, सेम ही लग रहा है, सेम नहीं है, ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, यानी रेसिपेंट ही गायब हो गया, धंधा वंदा बंद कर दिया, धंधा है नहीं, फ्रॉड वाला केस था, तो इस केस में भी आईटीसी तो आईटीसी जितना भी उसने लिया वो डिसअलाउ हो जाएगा। क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। इनवॉइस ही नहीं है आपके पास और आपने आईटीसी ले लिया, याद करो ये भी एक कंडीशन था, इसमें बिल टू शिप टू मॉडल एक्सेप्शन था, याद करो सेक्शन 16 में पढ़े थे, तो इस वाले सिनेरियो में भी आपका आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपका आईटीसी कब डिसअलाउ होगा? सप्लायर ही नहीं है, भाग गया, ऑफिस ऑफिस नहीं है, फेक था, या रेसिपेंट का ऑफिस ऑफिस नहीं है तब, या आपके पास इनवॉइस ही नहीं है, या आपके पास गुड्स ही रिसीव नहीं हुआ है, और या तो फिर क्या था, गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ है, तो इस सिनेरियो में आपका पूरी तरह से डिसअलाउ कर देंगे अंडर रूल 86A। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टॉपिक नॉट कवर में आपको दिखा देता हूं, जो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है अंडर रूल 10B, मैक्सिमम लेट फीस में कुछ अमेंडमेंट है और कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है,
ये आपको पेज नंबर मिलेगा आईसीआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में, जस्ट एक गो थ्रू कर लेना, बस आंख से गुजार लेना, और कुछ नहीं करना, लर्न नहीं करना, पढ़ना नहीं है, पढ़ना है ऑब्वियसली, सिर्फ रीड करना है इनफैक्ट। तो पेज नंबर भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, तो उस पेज नंबर पे जाके बस उसको रीड कर लेना, उतना ही सफिशिएंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ने को बहुत कुछ है अपने पास। तो पहले जितना ये दिया हूँ ये कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्यूआर कोड स्कैन कर देना, तो आप ऑटोमेटिक ऐड ऑन हो जाओगे। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आईडीटी की रिवीजन सीरीज वापस आएगी, या बिल्कुल आएगी यार, डीडी की भी आएगी, क्यों टेंशन ले दो। तो रेडी रहना, बहुत कुछ आने वाला है, स्टडी मटेरियल भी सॉल्व करवाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो। ये अमेंडमेंट हमने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है नवंबर 2022 के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना @CA_my_त्रिवेदी। टाटा, बाय बाय।